हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शिवानी बचौरिया। वेलकम टू माय चैनल पैशन ट्यूटर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ अभी, और इससे पहले मैं आपको सेल बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ, और मैंने आपकी सेकंड चैप्टर स्टार्ट कराया, दैट इज़ सेल बायोलॉजी। इसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स पहले क्लियर करा चुकी हूँ, और आज मैं लास्ट जो वीडियो थी मेरी, लास्ट जो मैंने क्लास ली थी, उसमें आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था, जिसमें सिर्फ मैंने न्यूक्लियस का इंट्रोडक्शन दिया था। और आज मैं न्यूक्लियस के बारे में बाकी जिसके जो पार्ट्स बताए थे मैंने उनको क्लियर कराऊंगी। क्रोमेटिनेट, न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सब आज मैं आपको क्लियर कराऊंगी। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया न्यूक्लियस होता क्या है। थोड़ा सा पहले वाली वीडियो को रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो न्यूक्लियस क्या था? ब्रेन ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी की सारी ही एक्टिविटीज़ को, हमारी सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, बिल्कुल उसी तरह से। इसीलिए हम न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, क्योंकि जो न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर, मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम होता है आपके न्यूक्लियस का। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेन। जो ब्रेन का वर्क है वही न्यूक्लियस का वर्क है सेल के अंदर। और इसके बारे में फिर मैंने आपको बताया था, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के पार्ट्स बताए थे। न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, और क्रोमेटिनेट होता है। अब आज मैं आपको भाई सारे पार्ट्स क्लियर करके बताऊंगी कि किसका क्या रोल होता है, कहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है। आई थिंक मैं आपको पहले एक डायग्राम बना के दिखा चुकी हूँ, तो आप उस डायग्राम को आज याद रखिएगा कि मैंने जो डायग्राम दिखाया था, न्यूक्लियस जो बनाया था, उसमें कौन सी चीज़ कहाँ थी। मैं एंड में कोशिश करूँगी बनाने की, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा, या फिर आप अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते चलें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, तो आज फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे कि सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है तो उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरह से जो न्यूक्लियर के ऊपर या न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर इसे बोलेंगे न्यूक्लियर इन्वेलप। ओके, इन्वेलप का काम क्या होता है? किसी भी चीज़ को कवर करके रखना। इन्वेलप हम यूज़ क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ को रखने के लिए। तो इसी तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप। सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन। ये क्या है? 2 मेम्ब्रेन की बनी होती है, with a space between 10 to 50 नैनोमीटर called पेरीन्यूक्लियर स्पेस। 1 मिनट। इसका मतलब क्या है? इसमें कितनी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है? 2 पैरेलल मेम्ब्रेन। इट इज़ अ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद अ स्पेस। यहाँ पर एक स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन, मतलब एक, जैसे कि एक मेम्ब्रेन आपकी ये है, एक मेम्ब्रेन आपकी ये है, इसके बीच में ये जो स्पेस, जैसे ये मानो एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये ऊपर वाली, तो इसके बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसे बोलेंगे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये जो स्पेस होता है, जैसे कि ये है एक आउटर मेम्ब्रेन आपकी ये हो गई, इनर मेम्ब्रेन ये हो गई, इनके बीच में जो स्पेस है इसे बोला हमने पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इसका जो गैप होता है वो 10 से 15 नैनोमीटर होता है। स्पेस बिटवीन देम दैट इज 10 to 15 नैनोमीटर कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। सो आउटर मेम्ब्रेन रिमेन कंटिन्यूअस विद ER। इसका मतलब क्या है? इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यूअस होती है, मतलब कंटिन्यूअसली बनी हुई होती है। आउटर मेम्ब्रेन रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद ER। अभी आपसे पूछा जा सकता है किसके साथ कॉन्टिन्यूअस होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर गोल्जी बॉडी, या माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप याद रखना ER के साथ। और क्या होता है यहाँ पे? जो ER होती है वो क्या वियर करती है? इट ऑल्सो वियर राइबोसोम ऑन इट। आगे चल के आप पढ़ेंगे ER, इसके बाद मैं ER स्टार्ट कराऊंगी। तो ER में आप पढ़ेंगे ER 2 तरह के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की होती है, एक होता है आपका स्मूथ ER और एक होता है आपका रफ ER। रफ का मतलब है, एक इजी सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। चॉकलेट्स सभी को पसंद होती हैं मोस्टली। तो जैसे चॉकलेट है, अगर चॉकलेट में आप फ्रूट नट खाते हैं डेयरी मिल्क की,
तो उस पर क्या है, नट्स ऊपर प्रेजेंट हैं, नट्स चिपके हुए होते हैं, उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। लेकिन जो डेयरी मिल्क सिल्क होती है वो एकदम से स्मूथ होती है, उसके ऊपर नट्स प्रेजेंट नहीं है। इसी तरह से जो ER है, ER में अगर आप स्मूथ लेंगे तो आप मान लो सिल्क है, डेयरी मिल्क सिल्क, ER हो गई SER। और अगर हम RER लेंगे, दैट इज़ रफ RER, तो इसे लेंगे हम नट वाली चॉकलेट। तो इसमें क्या है, अगर आउटर मेम्ब्रेन जो है कंटिन्यूअस होता है ER के साथ, और वो क्या वियर करता है, राइबोसोम को वियर करता है इसके आउटर सरफेस पर, जिसकी वजह से वो राइबोसोम प्रेजेंट है तो क्या होगा, नट प्रेजेंट है तो क्या था, रफ हुआ। अब यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट है तो क्या होगा, रफ हो जाएगा। किसकी वजह से होगा, यहाँ पर राइबोसोम की वजह से होगा। ओके, द न्यूक्लियर पोर इज गार्डेड बाई अ ऑक्टागोनल डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ऑक्टागोनल है। ऑक्टा मतलब कि 8 होंगे, 8 कार्बन का, तो मतलब इसका जो शेप है वो ऑक्टागोनल होगी। द न्यूक्लियर पोर इज गार्डेड बाई ऑक्टागोनल डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। ये जो पोर होते हैं, न्यूक्लियर पोर, वो किसके बने हुए होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ओके, कौन सी प्रोटीन है ये आप याद रखिएगा, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन। द इनर साइड ऑफ INM, INM मतलब कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी तक मैं किसके बारे में बात कर रही थी आपसे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द इनर साइड ऑफ INM इज लाइंड बाई न्यूक्लियर लैमिना। ये किससे लाइंड होती है, न्यूक्लियर लैमिना से होती है। 1 मिनट प्लीज। ओके, तो फिर मैं आपको बता रही थी इनर मेम्ब्रेन जो होती है INM की, वो लाइंड बाई होती है न्यूक्लियर लैमिना के। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म बाई फिलामेंट ऑफ लैमिन प्रोटीन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आउटर स्ट्रक्चर में जो पोर्स प्रेजेंट है उनमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट थी, न्यूक्लियो प्लाज्मिन प्रोटीन। ओके, अब इसके बाद आता है आपका INM, मतलब अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इस पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज लैमिन प्रोटीन। ओके, अब इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियर प्रोटीन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद सेकंड पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे मैंने आपको साइटोप्लाज्म बताया था, तो साइटोप्लाज्म क्या था, सेल का जो लिक्विड पार्ट था, लिक्विड सब्सटेंस था, उसे बोला था हमने साइटोप्लाज्म। इसी तरह से जो न्यूक्लियस का लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है, इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। सो न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। इट इज ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उनका बेस होता है, ग्राउंड सबस्टेंस होता है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स कॉलोइडल फॉर्म ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ATPase, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ये सब क्या हैं, 1 मिनट। पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप बोलोगे मैम जब न्यूक्लियस क्या है सेल के अंदर प्रेजेंट है तो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की नीड क्या पड़ी, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही क्यों है, इसका फंक्शन क्या है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ इसे स्टार्ट करने से पहले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, दोनों ही लिक्विड सब्सटेंस हैं। आप बोलोगे हाँ मैम दोनों लिक्विड सब्सटेंस है तो इनको सेपरेट क्यों कर रहे हैं, एक साथ रह सकते हैं आराम से। नहीं रह सकते, क्योंकि जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, दोनों का ही जो लिक्विड सब्सटेंस है वो अलग अलग तरह का नेचर शो करता है। इसी वजह से इनके ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर आपके मोस्टली न्यूक्लियोलस के अंदर आपके राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन जो सिंथेसिस आपके न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, उस प्रोटीन को मे भी हो सकता है सेल के अदर ऑर्गेनल्स को या फिर सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें उसको ज़रूरत पड़े।
इस वजह से उनके बीच में पोर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और पोर प्रेजेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ से हमारी जो प्रोटीन जिस चीज़ की हमें नीड हो वो आराम से ट्रांसफ़र हो सके और आराम से जो बाहर आके वर्क कर सके। और हो सकता है कुछ चीज़ें वेस्ट मटेरियल हो तो उनका भी बाहर आ जाए। और इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब वो सेलेक्टिव चीज़ों को अपने पास रखती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको वो बाहर एग्जिस्ट कर देती है। इसी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी इसी तरह वर्क करती है, सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने पास रखती है, बाहर एक्स्ट्रा चीज़ों को साइटोप्लाज्म में दे देगी। उसके बाद साइटोप्लाज्म में अगर उसकी ज़रूरत है तो साइटोप्लाज्म उसकी हेल्प लेगा, अदरवाइज वो भी उसको बाहर एग्जिस्ट कर देगा। और नहीं करेगा तो उसके पास एक लाइसोसोम होता है जो वेस्ट मटेरियल को या वेस्ट सेल्स को इंगेस्ट करने का या फिर उनको खाने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसीलिए सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, इसीलिए प्रेजेंट होती है। ओके, अब इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लास्ट में मैंने आपको अभी बताया ये ग्राउंड सबस्टांस है न्यूक्लियस का। ओके, और ग्राउंड सबस्टांस यानी कि एक लिक्विड सबस्टांस है। ये कैसा होता है, दिखने में ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि आपके न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एटीपीज, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। इन सब के बारे में मैंने आपको जो अभी इससे पहले चैप्टर पढ़ाया था दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स, तब मैंने आपको बोला भी था। मैं आपको ये चैप्टर पहले इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है, हर चैप्टर में आप इसके बारे में ज़रूर सुनेंगे। तो मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बताया था क्या होता है, तो एक बार अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और अगर आपने पहले पढ़ा है और नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो प्लीज़ एक बार पहले वाले अपने नोट्स देख लें। ओके, और अगर किसी ने आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर इस चैप्टर से स्टार्ट किया है देखना, तो वो पहले वाले चैप्टर को विजिट जरूर करें। सो इट हैव टू कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट होते हैं दैट इज़ क्रोमैटिन नेट एंड न्यूक्लियोलस। क्रोमैटिन नेट एंड न्यूक्लियोलस, फर्स्ट इज क्रोमैटिन नेट। क्रोमैटिन नेट जो है फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इसके बारे में। क्रोमैटिन नेट इज गिवन बाय फ्लेमिंग। इट इज़ जो न्यूक्लियस का जब न्यूक्लियस जैसे डिवीज़न होता है सेल्स में, सेल का डिवीज़न होता है तो सेल के डिवीज़न के टाइम पे जब न्यूक्लियस इंटरफेस की कंडीशन में होगा उस टाइम पर आपका जो क्रोमैटिन नेट है वो विजिबल होना स्टार्ट होता है, वो दिखना स्टार्ट होता है। सो इंटरफेस ऑफ न्यूक्लियस हैज़ टू लूज इंडिस्टिंक्ट विद इंडिस्टिंक्ट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर। यहाँ पे मतलब कि आपको जो क्रोमैटिन नेट होता है वो दिखना स्टार्ट होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन। यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। किसकी बनी होती है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स की बनी होती है। ओके, विच एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लास्ट, जो किसमें धसी हुई होती है। एम्बेडेड का मतलब होता है उसमें धसी होना, पार्शली हो सकता है या कंप्लीटली हो सकता है। विच एम्बेडेड इन द न्यूक्लियोप्लास्ट मेनली इन फॉर्म ऑफ डीएनए, जो मेनली किसकी फॉर्म में होती है, डीएनए की फॉर्म में होती है, और हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या है, क्रोमैटिन नेट जो है वो दो चीज़ से मिलके बना है दैट इज हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, हिस्टोन प्रोटीन से, और डीएनए के कॉम्प्लेक्स से मिलके बना होता है हमारा क्रोमैटिन नेट। अब नेक्स्ट आता है आपका क्रोमैटिन नेट जो है चार तरह का है, यूक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन जो है लाइटली स्टैंड एंड डिफ्यूज्ड पार्ट, ये क्या है, लाइटली स्टैंड एंड डिफ्यूज्ड पार्ट है किसका, क्रोमैटिन का, विच इज ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली मोर एक्टिव। इसका मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब वो क्या होता है, जब हमारा आरएनए का सिंथेसिस होता है। ओके, और ट्रांसलेशन होता है जब हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, और आरएनए के सिंथेसिस को बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो यूक्रोमैटिन नेट है वो मोर एक्टिव होता है कब, पहली बात ये होता है क्या है, तो ये लाइटली स्टैंड होता है, इसके स्टैंड जो होते हैं लाइट होते हैं, डिफ्यूज्ड पार्ट होता है क्रोमैटिन का, विच इज ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली मोर एक्टिव। ये ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली ज़्यादा एक्टिव होता है। ओके,
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 1 मिनट में चेक करती हूँ। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, या फिर यूक्रोमेटिन थोड़ा सा भी इसमें रह ही गया है, क्योंकि यूक्रोमेटिन, हीट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन नेट का रह गया। बाकी बचा आपका न्यूक्लियोलस और फिर बचेगा आपका इसमें क्रोमोसोम। तो मैं कोशिश करती हूँ आज के लिए इतना ही ठीक है। आज क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, बेटर फील नहीं हो रहा है मुझे, और कल मैं कोशिश करूँगी क्रोमोसोम तक कंप्लीट ही करा दूँ, किसी भी हालत में कोशिश रहेगी। कल तो ख़त्म हो ही जाए न्यूक्लियस, 3 क्लास हो जाएंगे ऑब्वियसली इस पर, इनफ है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।